तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, आज के दूसरे वीडियो में हम लोग इस वीडियो में मनोरमा इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वार्टर में मैं शायद इस बिजनेस को डिस्कस नहीं कर पाया था, उसके पहले से डिस्कस करते हैं आ रहे हैं इस बिजनेस को। तो क्या करेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस में क्या चीज़ चल रही हैं। आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग तो है ही कि बिजनेस क्या करता है। अगर आप मेरी ये मनोरमा वाली वीडियो, अगर आप मेरी प्राइवेट स्पेशलिटी केमिकल्स की वीडियो के साथ देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगा। बिकॉज दोनों जो बिजनेस बिजनेस है आपका, ये आपका वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पे काम करता है। और इवन देखोगे तो दोनों आपकी एक केमिकल इंडस्ट्री, आप एफएमसीजी इंडस्ट्री बोलिए, उन दोनों से रिलेटेड कंपनी ही है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आपके केमिकल प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, जैसे मान लो आपका इंजामाइटिक सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं या फिर हाइड्रोजिनेशंस होती है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह करते हैं, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं दोनों इंडस्ट्री के अंदर एक जैसी ही चलती है। और इवन जो आपका जो पूरी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग होती है ना, जैसे आपका प्राइवी है वो आपका नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से सोर्स करता है, आपका मनोरमा है वो आपका अफ्रीकन मार्केट से सोर्स करता है, एंड एट द सेम टाइम आपका इंडियन मार्केट से भी सोर्स करता है। तो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है। ऑफकोर्स दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, और दोनों बिजनेस जो है आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो काफ़ी मतलब ऑल दो प्रोडक्ट्स डिफरेंट है बट काफ़ी इंटर रिलेटेड है दोनों का बिजनेस मॉडल। तो उस कंटेक्स्ट में आप उसको भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए उसी नोट के साथ शुरू करते हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज को। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज देखेंगे बेसिकली करता क्या है। आपका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो होता है उसको बनाने वाली कंपनी है। अब ये यूज कहाँ पे होता है, ये आपका होता है एज होरेका, बेसिकली होटल, रेस्टोरेंट्स और कन्फेक्शनरी जो ब्रांड्स होते हैं, मतलब आपके होटलों में खाने पीने की चीजें होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, आपकी ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी जगह इनका यूज होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब अगर आप मनोरमा को केस में देखोगे ना, तो मनोरमा कर क्या रहा है पिछले कुछ समय से। मनोरमा का पूरा बिजनेस मॉडल जो चल रहा है आगे, ये आपका कुछ चीज़ों से पूरा अभी गुजर रहा है। तो मनोरमा में देखोगे आप पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने बिजनेस मॉडल को ये लोग चेंज कर रहे हैं, और जितने भी ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप, मैं आपको बताऊं, तो अगर इनका आप देखोगे ना, जैसे कोको बटर इक्विवेलेंट होता है, तो वो पहले आप 1-2 साल पहले देखोगे तो लगभग 10% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था। वो अभी बढ़ के आई थिंक 30% पे हो गया है। और अगर आप नेट नेट पूरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी देखोगे ना, वो भी आपका मान लो 40-50% से ऊपर आपका पूरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गया है। तो उस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है पिछले कुछ समय में इन्होंने क्या किया है, बहुत तेजी से अपना बेसिकली कैपेसिटीज को बढ़ाया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, FY 25 में इनकी कुछ 15 से 20 हज़ार मेट्रिक टन पर एनम की फ्रैक्शनेशन प्लांट हुआ करती थी। FY 25 में इन्होंने लगभग आई थिंक 25 हज़ार मेट्रिक टन पर एनम का फ्रैक्शनेशन प्लांट लगाया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ डीबॉटलनेकिंग वगैरह की मार्च 26 के अंदर, जो अभी मार्च गया है, वहां पे वो बढ़ के आपका कुछ मान लो 42,000 के आसपास पहुंच चुका है। और अभी उसके बाद ये लोग फर्दर इस साल के अंदर डीबॉटलनेकिंग वगैरह करेंगे। तो इस तरह से पूरा देखोगे एक हाई ग्रोथ फेज वाले जर्नी में है, एंड एट द सेम टाइम ये लोग हाई केपेक्स वगैरह भी लगा रहे हैं। फिर इसको, इस बिजनेस को समझना है तो कुछ और चीज़ों पे आते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इनके फाइनेंशियल नंबर को समझ लेते हैं, और बाकी पैरामीटर्स को हम लोग फिर अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपसे मैं इनके फाइनेंशियल को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, अब इस कंपनी के केस में क्या हो रहा है, अगर आप इनका फिनेंशियल नंबर देखोगे तो आप देखोगे अभी जो इनकी प्रेजेंट कैपेसिटीज है, जितनी भी इनके रायपुर छत्तीसगढ़ में जितनी भी प्लांट्स लगे हुए हैं, वो सभी कैपेसिटीज आपका मान लो 85% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट आपको क्या दिखा कि जो पूरी कैपेसिटी है वो फुल्ली प्रोडक्शन कर रही है एक तरह से। ये समझना है आप सिंपली, आप प्राइवेट के केस में भी आप यही चीज देखोगे कि वहाँ पे भी उनकी जो कैपेसिटीज है पूरी ऑलमोस्ट 80-90% कैपेसिटी पे चल रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, इवन इन द केस ऑफ बंदरमा ऑल्सो, आप जब पहली बार आप ये देखिए, इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है आप देखोगे वो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, मतलब 3% की ग्रोथ आई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी जो कैपेसिटी है वो आपकी फुल्ली यूटिलाइजेशन पे चल रही है। हाँ, अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर देखोगे तो बीच में आपकी कैपेसिटीज वगैरह नहीं नहीं आई हैं, तो उसी कारण आपको दिखता है कि इनका ऑफकोर्स आपको ईयर ऑन ईयर दिखेगा, काफी अच्छे नंबर आए हैं, लगभग 40% पे ग्रोथ रेट आया है। अब इस चीज को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इस पर्टिकुलर एक उन्होंने स्लाइड दिखाई थी, तो यहाँ पे आप क्वार्टरली ट्रेंड देख सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है वो आपको काफी अच्छा दिखा है। तो यहीं पे आप एक और चीज देख सकते हो कि आने वाला जो क्वार्टर होगा, Q2 और Q3 होगा, तो वहां पे जो इनका मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्वार्टर में देखिए लगभग 2900 करोड़ रेवेन्यू था, तो वो आपका Q2 में बढ़ गया है। मतलब कहने का मतलब कि आपकी जो अपकमिंग क्वार्टर है वहां पे उतनी तेजी से रेवेन्यू का बूस्ट नहीं होने वाला है। बट जो आपकी प्रीवियस ईयर ऑन ईयर जब आप कंपेयर करोगे तो वहां पे रेवेन्यू बढ़ रहा था। तो उसके लिए आप कुछ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट दिखेगा आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के लिए, वहां पे आपको रेवेन्यू में उतना ज्यादा जम दिखेगा नहीं। बट इससे क्या कंपनी खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग को बाकी मेट्रिक समझना पड़ेगा। तो देखिए, जब इनका Q4 का नंबर्स आया था तो वहां पे सभी का एक ये कंसर्न आ गया था कि इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपको रादर मतलब उसमें थोड़ी कमी दिखी थी। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, उसी कारण आपको जो इनका एबिटा मार्जिन होता है वो भी आपको कम दिखा था Q4 के अंदर। वो चीजें क्या है, वो आपकी नॉर्मलाइज हो गई है। अब इसमें आपको दो चीज देखना है, एक तो नॉर्मलाइज हुआ है बिजनेस के अंदर, और दूसरा ये नंबर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज जिस सिनेरियो में अभी ये पूरा जो नंबर्स आ रहा है वो आपका देखिए पूरा जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं। आपकी ये जो फ्रीट कॉस्ट होती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाती है। अगर उसी आप कंटेक्स्ट में देखोगे ना, इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपका ऑलमोस्ट 50% पे बढ़ा है। उसी कारण जो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है वो आपका रिलेटिवली घट गया है।
ऑल्दो क्वार्टर फोर से वो इंप्रूव्ड है, बट जब आप लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये आपको आने वाले क्वार्टर में डिपेंडिंग अपॉन द हाउ जियो पोलिटिकल सिचुएशंस आर देयर, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपका ग्रॉस मार्जिन का नंबर यहाँ से ट्रेल करेगा आने वाले क्वार्टर के अंदर। अब कंपनी अपना गाइडेंस क्या देता है ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, तो कहता है कि भाई 45 से लेकर 50% के बीच में लोड रखने की बात करते हैं। अब जैसे अगर आप FY 26 देखोगे ना तो वो उनके वेल विद इन देयर गाइडेंस रेंज के अंदर था। तो जब आप इनका क्वार्टर वन मतलब जब FY 27 देखोगे आने वाला क्वार्टर, तो वहां पे भी आपको ये दिखना है कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपका उसी रेंज की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये पहली चीज होगी ग्रॉस मार्जिन के बारे में। अब बात करते हैं आपसे एबिटा मार्जिन के बारे में। एबिटा मार्जिन जो है वो आपका सेम टू सेम जो ग्रॉस मार्जिन होगा उसके अकॉर्डिंगली वो नीचे फ्लो डाउन करता है। अब ग्रॉस मार्जिन जो है वो भी आप देखोगे जो क्वार्टर फोर गया है उसके कंपैरिजन में आपका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हो गया। ये कैसे इंप्रूव हुआ है? बिकॉज एक तो चीज आपकी ये होती है सिंपली आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है, बिकॉज आपकी कैपेसिटीज है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है, कंपनी आपका पूरा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना, जैसे वो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के हाई अलग अलग डेरिवेटिव बनाते हैं, तो उसके कारण इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये पूरा एबिटा मार्जिन के केस में हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखोगे, इनका जो पैट मार्जिन है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे अगर आप देखोगे बोथ ईयर ऑन ईयर देखोगे और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, आप पाओगे लगभग 19.5% पे आपका पैट मार्जिन पहुंच गया है। तो क्या ये नंबर सस्टेनेबल है? तो ये नंबर सस्टेनेबल नहीं है। पहली बात तो ये कि ये नंबर्स आया क्यों है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इनके पास ये जो अदर इनकम है। अब ये अदर इनकम क्या है, इन्होंने ऑलरेडी पहले QIP किया था, 500 करोड़ का QIP किया है लास्ट ईयर के जुलाई के अंदर। बट ये जो अदर इनकम है ये उस QIP के कारण नहीं है, रादर ये जो अदर इनकम है ये आपका जो फॉरेक्स गेन्स वगैरह होती है, जैसे कंपनी आपका सिंस इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट क्या करता है आपका, वो सिया सीड्स होता है, मैंगो सीड्स इंडिया से आते हैं, साल सीड्स वगैरह अगेन आपके अफ्रीकन कंट्री से आता है, तो वो इंपोर्ट हो गई। और जो एक्सपोर्ट क्या होती है आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती है, तो लगभग 50% हेजिंग ये लोग रखते हैं और उसके बेस पे आपको कुछ फॉरेक्स गेन्स वगैरह मिलते हैं। तो उस बेस पे अगर आप देखोगे इनका जो अदर इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई, जैसे क्या है आपका अदर इनकम देखिए लगभग 180% भी बढ़ गया है। अब ये जो अदर इनकम है ना ये आपका सस्टेनेबल नहीं है, तो आने वाले क्वार्टर में चीज आपकी वापस नॉर्मलाइज होगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पैट मार्जिन जो है आपका अगेन यहाँ से वापस कम होकर नॉर्मलाइज होगा। तो क्वार्टर वन के लिए अगर आप देखोगे ना तो बेटर ये बनता है कि आप इनका एबिटा मार्जिन का नंबर देखिए, तो उसमें आपको दिखेगा कि कंपनी की ग्रोथ रेट अगेन काफी अच्छी है। तो ये पूरा इस कंपनी के बारे में, जैसे एबिटा मार्जिन हो गया तो ऑलमोस्ट लगभग मान लो अगर आप सस्टेनेबल बेसिस पे देखोगे तो इनका लगभग टॉप लाइन आपकी 40% पे ग्रो हुई है। और मार्जिन में अब आने वाले क्वार्टरों में अभी कुछ क्वार्टर के लिए उतना ह्यूज एक्सपांशन का स्कोप नहीं है, तो हल्का ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है, तो 42% पे ये पूरा इनका एबिटा ग्रोथ हुआ है। बाकी पैट इज अ वन ऑफ थिंग जो कि आने वाले क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो अभी तक आपको ये दिख गया कि एक ऐसा क्वार्टर जहां पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफी ज्यादा थे, उसके बाद भी कंपनी ने अपने प्राइसिंग को प्रोटेक्ट रख पाए हैं, तो उस कारण दिखता है कि नंबर्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। तो ये सारी चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके कंपनी के बाकी क्या प्लान्स है उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो हाँ, इसी में एक चीज आप देखोगे ना, इस कंपनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी जो प्राइसिंग प्रेशर है, ये जो कोकोआ होती है उसकी प्राइस के कारण फ्लक्चुएशंस तो नहीं होते हैं या नहीं होते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो कंपनी का कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करता है। और दूसरा क्या है, जैसे प्राइवेट के केस में भी है, आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहां पे आपके पास प्राइसिंग पावर होती है बेसिकली। तो ये चीज है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी ने जो QIP किया है उसके बेस पे क्या इनके एक्सपेंशन प्लान्स है, केपेक्स प्लान्स क्या है, तो उन चीजों से आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अभी इनका क्या है, 500 करोड़ रुपए का इन्होंने केपेक्स किया, QIP किया है लास्ट जुलाई 26 के अंदर। अब ये जो केपेक्स है ये कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है, इसकी यूज दो जगह पे होगी। एक है आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर, आपका बुर्किना फासो जो कंट्री है, वहां पे आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट होगा। वहां पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे, वहां पे आपका मान लीजिए बेसिकली एक्सट्रैक्शन होगा, क्रसिंग वगैरह होगी जो आपकी सिया एंड साल सीड्स वगैरह होती है, तो उससे एक मान लो अनप्रोसेस्ड या फिर प्री प्रोसेस्ड हल्का जो प्रोसेसिंग होता है कोकोआ बटर जो होती है उसको बनाएंगे। वहां से अगेन आपका जो चिप्स वगैरह होती है उसके बाद इंडिया में लेके आएंगे। तो इससे क्या होने वाला है, जो पहले की प्रोसेस थी आप जैसे बल्की वे में पूरे जो सीड्स वगैरह है उसको आप मतलब चिप्स वगैरह से इंडिया में लेके आते हो, तो उसमें क्या होता है आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट भी है वो भी इंडिया के अंदर आ जा रहा है। और दूसरा चीज क्या होता है, उसके कारण आपको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं। मतलब तो क्या होगा, उसी लिए कंट्री क्या कर रहा है, जो आपका सोर्सिंग एरिया है मतलब जहां पे से ये प्रोडक्शन हो रही है वहीं पे इसकी बेसिक इनिशियली जो प्रोसेसिंग होती है उसको कर लेंगे। तो उससे कंपनी को लगभग मान लो 45 से 50% जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो आपका बढ़ जाएगा। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ देयर मार्जिन एक्सपांशन इन द फ्यूचर। दिस इज वे ऑफ डूइंग एन इनडायरेक्ट वे में आपका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसको करने की बात कर रहे हैं बेसिकली कंपनी। तो आपका जो 500 करोड़ रुपए है ना, इसमें से आई थिंक कुछ 120 करोड़ रुपीज जो है, वो 120 करोड़ रुपीज जो है वो आपका बुर्किना फासो में बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेट प्लांट करने के लिए लग रहा है। तो ये है, अब ये प्लांट कब तक आएगा, ये अगेन आपका जो अपकमिंग ईयर है Q3 ऑफ FY 28 वहां तक आने की बात है। तो ये पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में हो गया। तो ये भी आपका मार्जिन बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरा जो पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो नहीं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कह लीजिए, तो बचा हुआ जो पैसा है जो आपका मान लो लगभग 340 करोड़ रुपए, 330 से लेकर 340 करोड़ रुपए जो बचे आपके 500 करोड़ के QIP के अंदर से, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा आपका इंडिया में आएगा। इंडिया में इनकी जो छत्तीसगढ़ रायपुर में प्लांट है, तो रायपुर के अंदर बेसिकली क्या है इनका,
ये लोग अभी करेंगे आपका फ्रैक्शनेशन प्लांट जो 3 होते हैं, मतलब थर्ड फ्रैक्शनेशन प्लांट लगाएंगे। जैसे अगर आप देख रहे हो ना, जैसे प्रेजेंटली इनका लगभग 47,500 मेट्रिक टन पर एनम का प्लांट है। उस पे लगभग मान लो आप डीबॉटलनेकिंग करने वाले हैं, जो कि क्वार्टर 3 के अंदर आएगा, जिससे इनकी क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की रेवेन्यू रियलाइज होने वाली है इस पर्टिकुलर साल में। अब बात करते हैं मैं आपसे जो इनका अपकमिंग प्लान्स है। तो जो हमने बात किया कि लगभग 330 करोड़ रुपए से इनका नया फ्रैक्शनेशन प्लांट लगने वाला है, जो कि इनका फ्रैक्शनेशन पॉइंट प्लांट 3 होगा। अब उस प्लांट में क्या करेंगे, उस प्लांट के वाया ये लोग अपना मान लीजिए लगभग 75,000 मेट्रिक टन जो है पर एनम है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लोग बिल्कुल दिखा रहे हैं अपना कि जो नेक्स्ट फेज का ग्रोथ है वो कैसे कैसे आने वाला है। तो देखिए प्रेजेंट इनका 52,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी होगी, जो कि आपकी क्वार्टर 3 में डीबॉटलनेकिंग से आ जाएगी। वहां से लगभग आप 75,000 का और जोड़ने वाले हो। अब ये प्लांट कब तक आएगा, ये प्लांट भी जो है आपका अगेन अपकमिंग ईयर की क्वार्टर 3 के अंदर आने वाला है। अब इसमें ये लोग बनाएंगे क्या, इसमें ये लोग अगेन वही वही आपका जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट होता है, बेसिकली उसकी भी जो एडवांस प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लो इंजाइमेटिक कोकोआ बटर इक्विवेलेंट्स हो गया, ई सॉस वगैरह हो गए, ओलियम जो होता है उसको और फर्दर प्रोसेसिंग करके हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो दिस इज अनदर ड्राइवर फॉर देयर मार्जिन एक्सपेंशन इन द अपकमिंग ईयर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इनका जो पूरा प्रेजेंट कैपेसिटी है, मतलब अगर आपको इस कंपनी का पूरा केपेक्स कितना ग्रोथ हो रहा है ना, तो आप इनके फ्रैक्शनेशन प्लांट को देखिए। बाकी जितने भी आपकी प्रोसेसिंग प्लांट होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्लांट होते हैं, वो एक तरह से मान लो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, वो आपके मतलब उतना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वहाँ वो आपकी मार्जिन में थोड़ा हेल्प करेगा। तो अगर हमें कंपनी का पूरा अपकमिंग केपेक्स देखना है कि ऑलरेडी ये लोग बहुत तेजी से अपना केपेक्स बढ़ा रहे थे, उसी कंटेक्स में अगर आप देखोगे ना कितना केपेक्स इनका बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो कि आने वाले 1 साल के अंदर इनका जो पूरा कैपेक्स केपेक्स है वो आपका मोर देन डबल होगा। मतलब ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों के अंदर कंपनी ने बहुत ज्यादा केपेक्स किया है, और उसके बाद भी कंपनी जैसे 52,000 से वो बढ़ के आपका 75 के मेट्रिक टन पर एनम होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1.4x के आसपास इनका केपेक्स जो है वो आपका बढ़ रहा है। अब ये कोई कंपनी आपका केपेक्स केपेक्स बढ़ाता है, तो आपको अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, ये कंपनी को आपका जो पूरा डिमांड है वो चीज़ दिख रही है। तो ये पूरा केपेक्स के बारे में, और जितने भी यहाँ से प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं ना, ये भी आपके हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इनका दो पूरा प्लान्स हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इनका मान लीजिए बस बेसिकली ये लोग और भी क्या कर रहे हैं, आपकी जो डिफाइनिंग प्लांट वगैरह होती है, जो अगेन इंडिया के अंदर होगी, तो वो उसको बढ़ा के अगेन 90,000 टन पर एनम पे कर रहे हैं, जो कि एक छोटा सा प्लांट है। तो ये पूरा हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनकी सब्सिडरीज वगैरह क्या है, इनका पूरा अफ्रीकन कंट्री के बारे में क्या प्लान्स है, और आपका ये जो पूरा ब्राजील हो गया, मतलब जो लैटम रीजन होता है, बेसिकली लैटिन अमेरिका कंट्री होती है, वहाँ पे क्या क्या प्लान्स है उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपसे अफ्रीका के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए अब अगर आप इसी अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट में जाओगे ना, तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे सवानास होते हैं। सवाना क्या है, जो आपका ये आपका जो यूरोप कंट्री यूरोप हो गया, और जो आपका लोअर अफ्रीकन कंट्रीज होती है उसके बीच की जो जगह है वो सवानास है। अब सवानास के अंदर ये पूरा साल सीड्स वगैरह जो होता है वो पूरी चीज़ की सोर्सिंग होती है। अब वहाँ पे क्या किया है, जितने भी आपकी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज होती है ना, जो आपकी मान लीजिए अटलांटिक ओशन है वहाँ से पास पड़ता है, तो वहाँ से पूरी सोर्सिंग होती है। तो इन्होंने क्या किया है, 8 कंट्रियों के अंदर आपकी अलग अलग सब्सिडरीज वगैरह बनाई है। ऑल दो इनकी जो सोर्सिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, वो आपकी मान लो 20 से 25 कंट्रीज से होती है। मतलब अफ्रीका के 20-25 कंट्रियों से ये लोग सोर्स करते हैं, उन सभी को अपने सब्सिडरीज जो है उसके वाया लेके आते हैं, और वहां से वो इंडिया में आता है, वहां पे प्रोसेसिंग होता है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग सब्सिडरीज वगैरह बना रहे हैं, जैसे घाना हो गया, नाइजीरिया हो गया। अब नाइजीरिया में क्या है, वहाँ की सरकार ने आई थिंक कुछ साल सीड्स को एक्सपोर्ट करने में थोड़ा बैन कर दिया है। तो उसको आप एज अ कंसर्न के रूप में देख सकते हो, बट एट द सेम टाइम कंपनी यही कहता है कि दे हैव अ डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग स्ट्रेटेजी। तो ये पूरा इनके सोर्सिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। और बुर्किना फासो में तो इन्होंने हमने अभी बात किया ही कि वहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो, और दूसरा चीज़ क्या होता है ना, जब आप लोकल एरिया में जाके वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे ना, तो जो आपकी साल सीड्स है वो उसकी फ्रेशनेस बनी रहेगी। तो वहाँ पे जो आपको यील्ड मिलता है, मतलब जो कोकोआ बटर आप निकालोगे वहाँ से, अगर मान लो पहले आप 100 कोकोआ बटर निकालते थे, तो वो आप 105 लिख लेगा। कहने का मतलब क्या है, वहाँ से जो आपकी यील्ड होती है वो आपकी बढ़ जाती है। बिकॉज अब अगर समुद्र समुद्र के रास्ते अगर इंडिया में लेके आओगे, तो आपको 50-60 डेज उसको लाने में लग जाएगा। तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी जो फ्रेशनेस होती है वो आपकी कम हो जाती है, तो आपका यील्ड बढ़ेगा। सो दिस इज द थर्ड मार्जिन एक्सपेंशन का लीवर हो गया एक तरह से। तो ये सारे कुछ 4-5 लीवर्स हैं जो इनके मार्जिन एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे, और बाकी ये लोग सब्सिडरीज वगैरह पूरा करके चल रहे हैं। अब इसी चीज में अगर आप और देखोगे ना, तो कंपनी की जो ये सब्सिडरीज वगैरह है, ये आपकी एक तरह से लॉस मेकिंग थी। तो ये जो सब्सिडरीज हैं, ये आपका एक तरह से मान लो धीरे धीरे इस कंपनियों के लॉस जो है वो आपके कम हो रहे हैं। लॉस कम क्यों हो रहे हैं, बिकॉज दिस कंपनीज एक्ट एज अ लॉजिस्टिक्स हब की तरह से काम करते हैं। ये खुद का टॉपलाइन वगैरह बनाते नहीं है। तो ये सब्सिडरीज लास्ट ईयर में आपकी बनी थी, और धीरे धीरे उनका सब्सिडरीज का जो लॉस है वो आपका कम हो रहा है। तो अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखोगे ना, इस क्वार्टर के अंदर लगभग 3 करोड़ का आई थिंक लॉस आया है, 3 या 5 करोड़ का इन सब्सिडरीज का आया। तो क्वार्टर 4 के अंदर यही एक बड़ा और एक कंसर्न बन गया था इस कंपनी के लिए, कि वहां पे कुछ लॉसेस वगैरह है वो आपके 13 से लेकर 15 करोड़ के बीच में थे। तो वो भी चीज़ आपकी नॉर्मलाइज हो रही है। तो ये जो भी चीज़ मैंने आपकी बात की, ये पूरा आपका इनका पूरा मिडिल ईस्ट का जो भी सोर्सिंग स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली आपकी सोर्सिंग स्ट्रेटजी के बारे में हो गया। अब इंडिया से चीज़ें सेल करते बनाते हैं, अब ये सेल कहाँ पे करते हैं, जितने भी आपकी ये यूरोपियन कंट्रीज हो गई, बड़े बड़े आपकी ये मॉन्डलेज हो गया, फराडो रोचर रोचर वाले ब्रांड हो गया, इन सभी जगहों पे चीज़ों को सेल करते हैं। अब इसी में अगर आप पाओगे तो लैटम रीजन जो है, बेसिकली आपका जो ब्राजील वगैरह है, वहाँ पे आपका
मान लो जो भी ये बेसिकली बिजनेस है वो आपको काफी अच्छा बेसिकली रेलिवेंट दिखता है इनको उस कंट्री के अंदर, तो वहां पे ये लोग क्या करना चाहते हैं, तो वहां पे ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका बेसिकली डेकल के साथ इनका पार्टनरशिप है पूरी। अगर देखोगे आप, अगर मैं बता दूं आपको, तो ये देखिए यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, जो पूरा ब्राजील में गए हैं वहां पे डेकल एक कंपनी है ऑलरेडी वहां पे, तो उसके साथ एक जॉइंट वेंचर तो नहीं कहेंगे, बेसिकली क्या है, डेकल की फैसिलिटी को यूज करेंगे, खुद की इनकी कैपेसिटी वहां पे लगेगी नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, इंडिया से पूरा रॉ मटेरियल वहां पे जाएगा, डेकल की फैसिलिटी को यूज करेंगे। उसके बाद वहां से कुछ बैच प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। उसको खास करके जो आपकी ब्राजील कंट्री है और जो आपकी उरुग्वे कंट्री है, दो कंट्रियों के वाया वहां की मार्केट को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा इनका ब्राजील वाला पूरा ड्राइवर हो गया। तो ये है, अब ये साओ paulo में बेसिकली इनका पूरी फैसिलिटी है, तो वहाँ पे ये लोग पूरा केपेक्स वगैरह करने की बात करते हैं। तो अभी तक मैंने आपसे पूरी इनकी सोर्सिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लिया, क्या क्या चीज़ें हैं कंपनी के अंदर, उन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो अभी तक हमने बिजनेस के क्या फिनेंशियल नंबर है, आगे पीछे क्या क्या चीजें हो रही है उनको समझ लिया है। अब यहाँ से हम लोग डिस्कशन करते हैं इनका जो FY30 का विजन है, FY27 में कैसा हमको रेवेन्यू प्रोजेक्शन दिखता है, फिजिकली आपके जो फॉरवर्ड पी वगैरह होती है, पेग रेशियो क्या है, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कंपनी का अल्टीमेट जो विजन है FY30 तक का, वहां पे ये लोग बात करते हैं कि लगभग 3500 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। मार्जिन अगर देखोगे तो कंपनी ने कुछ गाइडेंस वगैरह दिया नहीं है। अगर मैं आपको FY27 का बताऊं, तो कंपनी ने वैसे तो कुछ गाइडेंस वगैरह दिया नहीं है कि कितना रेवेन्यू हमें करना है, बट बहुत ईजी आप उसको निकाल सकते हो। तो पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर किसी एनालिस्ट ने लगभग 1600 से 1800 करोड़ के बीच में इनका टॉप लाइन प्रोजेक्ट किया था, तो इवन यू कैन कैलकुलेट दैट थिंग्स वेरी इजली। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको इनका रेवेन्यू नंबर दिखाऊं तो देखिए, आ, तो अगर मैं इनका फिनेंशियल नंबर्स की तरफ चलूँ, तो आप देखोगे क्वार्टर 1 के अंदर इन्होंने कितना रेवेन्यू किया है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि क्वार्टर 1 में इन्होंने लगभग मान लो 400 करोड़ का रेवेन्यू किया है, तो आप देख सकते हो लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू इनका फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर आपको रेवेन्यू में उतना बूस्ट दिखेगा नहीं, बिकॉज इनकी कैपेसिटीज फुली चल रही है। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी उसी पर करेंगे रेवेन्यू। बाकी जो क्वार्टर 3 में वो आपका जो डी बॉटल नेकिंग होगी, उससे कुछ चीजें आएंगी। तो क्वार्टर 4 के अंदर आपको दिखता है कि कुछ रेवेन्यू जब दिखेगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच क्विकली दे कैन रैम्प अप देयर कैपेसिटीज। तो कंपनी बात करता है कि जितना भी इनका 52,000 करोड़ का 52,000 मेट्रिक टन पर एनम का जो भी प्लांट है, बेसिकली उसके ऊपर लगभग 80% से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। ऑल्दो इनके PPT में इन्होंने लगभग 85% तक बोला है बस, बट लेकिन वो जो यूटिलाइजेशन होना है वो आपका मान लो FY28 में होने वाला है, तो हम लोग मान लेते हैं लगभग 80% पे चलेगा। तो मोटा मोटी अगर आप निकालोगे ना, तो इनका जो रेवेन्यू का नंबर आएगा वो आपका मान लो 1600 से लेके 1850 करोड़ के बीच में आएगा। तो अगर आप मोटा मोटी निकालोगे, तो मोटा मोटी चलिए मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 400 शाडो क्वार्टर में आ गया, कुछ डी बॉटलनेकिंग से आया, तो मान लो 1750 करोड़ हो गए, 1700 करोड़ हो गया। तो उसके बेस पे इनके टॉप लाइन नंबर आने वाले हैं इस पर्टिकुलर साल के अंदर। बाकी वहां से कितना बूस्ट होगा वो डिपेंड करेगा आपका जो डी बॉटलनेकिंग प्लांट है उसके तरफ से आएगा। बाकी EBITDA पे अगर आप देखोगे, तो वही आपका कंपनी बात करता है कि 25 से लेकर 27% पे बात करता है। और आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली कंपनी उसके रेंज में ही प्रोग्रेस कर रहा है। और सिमिलरली पैट मार्जिन है वो आपका क्वार्टर 1 में आपका बढ़ा है, आने वाले क्वार्टर में आपको वो उतना दिखेगा नहीं, तो आपको नॉर्मलाइज होगा। तो मोटा मोटी अगर आप निकालोगे ना, तो कंपनी का जो पैट आने वाला है, तो देखिए सिंपल सी बात है, लगभग 80 करोड़ इन्होंने क्वार्टर 1 में पैट किया है, तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 320 करोड़ आ गया आपका पूरा FY26 का पैट। उसमें से मैं क्या क्या करता हूँ, जो अदर इनकम है लगभग 16 करोड़ आया है, जनरली वो आपका 5 से 6 करोड़ के बीच में आता है, तो आप मोटा मोटी निकाल लो, 10 करोड़ यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो आपको दिखा कि लगभग 300 करोड़ से लेकर लगभग 310 करोड़ के बीच में इनका एक्सपेक्टेड पैट है FY27 के अंदर। इसके बेस पे आप इनका फॉरवर्ड पे ही निकाल सकते हो, तो वही आपको लगभग 35 से 40 के बीच में मिलेगा, जो कि अगेन आपका पेग रेशियो जो है 0.9 से लेकर 1.1 के बीच में है। तो ये तो पूरा वैल्यूएशन एक्सरसाइज हो गया आपका FY27 की केस में। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनका जो पूरा अपकमिंग विजन है, और कैसे वो आपका पूरा एसेट टर्नओवर केपेक्स वगैरह से रिलेटेड है, और कैसे कंपनी के पास फर्दर मार्जिन एक्सपांशन के लीवर्स है। तो पहले आप कुछ यहाँ पे डेटा पॉइंट्स देख लीजिए, तो आपको पहले ये दिखेगा कि ये लोग जितना भी केपेक्स कर रहे हैं, जितना जितना आपको स्केल मिलता है, उससे आपकी जो एसेट यूटिलाइजेशन है, एसेट टर्नओवर है बेसिकली, वो आपका बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि FY24 के बाद से वो कंटिन्यूसली बढ़ा है ना। तो आपको दिख रहा है एक आपका एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ने से भी आपकी मार्जिन बढ़ते हैं ना, तो ये भी आपका एक तरह से मार्जिन फर्दर इंप्रूव करने का लीवर बन गया। तो चलिए आप फर्दर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब हमने अभी तक बात किया कि FY27 का, तो हमने देख लिया कि लगभग 30-40% के बीच में ये लोग ग्रो करने की बात है। अब FY28 जो होगा ना, वहां पे आप देख रहे हो कि जितना भी इनका प्रेजेंट कैपेसिटीज है, वन मोर इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, कि कंपनी का जो केपेक्स प्लान है ना, कंपनी उसको रैम्प तेजी से आगे बढ़ा रहा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो इस पर्टिकुलर साल में इनका 150 करोड़ केपेक्स करने की बात थी, तो अभी आई थिंक कुछ 200 से लेकर 220 करोड़ पे केपेक्स करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगेन इनके पास डिमांड है, तो उसको और तेजी से फटाफट प्लांट को लाने की बात करते हैं। तो ये बात है। अब देखिए FY28 कैसा होगा। FY27 में आपने देखा कि इनका जो डी बॉटलनेकिंग आ रहा है, वहां से एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने वाला है क्वार्टर 3 के, कुछ कुछ क्वार्टर 3 के अंदर आएगा, कुछ क्वार्टर 4 के अंदर आएगा। FY28 के अंदर आप देख रहे हो कि जो क्वार्टर 3 के अंदर सारे जो नए प्लांट है वो आपके लाइव होने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है कि क्वार्टर FY28 जो है ना, वो एक तरह से मान लो कंसोलिडेशन ईयर बन जाएगा। वहां पे आपको उतनी तेजी से रैंप अप रेवेन्यू और ग्रोथ दिखेगा नहीं। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि वहां पे कंपनी बहुत तेजी से अपना मतलब 80-90% पे चलाया, तो भी देखोगे तो लगभग मान लो 15-20% 20% के आसपास वहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ दिखती है। तो आपका पूरा FY28 की जर्नी हो गई।
अब लेकिन बिजनेस के केस में क्या है ना, जो आपका FY 28 का जो जितने भी केपेक्स आएंगे, उस सभी का जो स्वेटिंग है वो आपका मान लो FY 29 के अंदर होगा। तो इस कंपनी के केस में जो जर्नी इनकी बन रही है ना, वो पूरा पूरी आप मान लो जैसे प्राइवी के केस में हो रहा है, या फिर जैसे विंटेज कॉफी के केस में हो रहा है, ये सारी चीजें आपको 2-3 सालों के अंदर दिखेगी। अब इसी कंटेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे कैसे इन कंपनी का जो FY 30 का विजन है 3,500 करोड़ करने का, वो कैसे कंजर्वेटिव है, और क्या पता कि वो जो टारगेट है वो आपका पहले अचीव हो जाए। अब ये कैसे होगा, तो देखिए, हमने बात किया कि कंपनी अपने फ्रैक्शनेशन प्लांट पे लगभग 330 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, और अभी मैंने आपको दिखाया कि इनका जो एसेट टर्नओवर है वो लगभग 7x है। चलिए कंजर्वेटिव मान लेते हैं, बिकॉज कंपनी कुछ गाइडेंस देता नहीं है एसेट टर्नओवर के बीच में। अगर मैं उसको 5x या 6x भी लेके चलूँ, तो मान लो अगर 330 करोड़ का रेवेन्यू है, उसको आप 5 या 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको आराम से दिख रहा है कि वो 1600 से लेकर 1800 करोड़ के बीच में आएगा। और अगर मैं 7x लेके चलूँ, तो वो आपका आराम से 2000 करोड़ के ऊपर आएगा। तो चलिए उतना आगे नहीं जाते हैं। अगर मैं 5x या 6x भी लेके चलूँ, तो आपको दिख रहा है कि 1700-1800 करोड़ के बीच में जो रेवेन्यू है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट से आने वाला है। इसके अलावा जो मान लो आपके डेकल की पार्टनरशिप है वहाँ पे होने वाली है, कुछ आपको मार्जिन में बूस्ट मिलेगा आपको, ये जो बुर्किना फासो की प्लांट है। और जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे लगभग ये लोग मान लो लगभग 1700-1800 करोड़ रेवेन्यू करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि 1800 यहाँ से आ गया और 1700-1800 करोड़ वहाँ से आ गया। तो वही मिला के आपको जो 3500 करोड़ का जो टारगेट है इनका FY 30 का विजन है, वो आपका उससे ज़्यादा ज़्यादा दिखता है। तो कंपनी के पास क्या है ना, बहुत सारे लीवर्स हैं यहाँ से अच्छे अच्छे चीज़ों को दिखाने के लिए अपने नंबर्स के अंदर। और ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता हुआ आ रहा है। तो ये पूरा मनोरमा इंडस्ट्री के केस में क्या क्या हो रहा है, आपको आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो FY 27 जो आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट मान लो टॉप लाइन पे भी और जो बॉटम लाइन पे भी है, वहाँ पे आपका 35 से 40% पे ग्रो होते हुए दिखते हैं। FY 28 जो होगा वो आपका उतना तेजी से ग्रोथ ना आएगा, बिकॉज इनका जो कैपेक्स है वो उतना लाइव होने नहीं वाला है। FY 29 जो होगा दैट विल बिकम एन इंटरेस्टिंग ईयर फॉर दिस कंपनी। सो चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंसिस्टेंटली इसको ट्रैक करते रहेंगे और देखते हैं कैसी चीज़ें बदलती है इस कंपनी के अंदर। कुछ अगर आपको मैं रिस्क वगैरह बताऊं जो आपको चीज़ें ट्रैक करनी है, तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपका जो बुर्किना फासो होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वगैरह रहती है। तो पहला दिक्कत वो हो गया। बाकी जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ के कारण आपके जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। सो बाकी इनके जो केपेक्स वगैरह है वो आपको टाइमली देखना पड़ेगा। और जो डिकेल के साथ इनकी पार्टनरशिप है ना, वहाँ पे भी बैच प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो उसका कहना तेजी से ये लोग रैंप अप करते हैं, दैट थिंग वी हैव टू सी। बाकी नाइजीरिया में एक्सपोर्ट बैन हुआ है, बट कंपनी ने तो बोला है कि डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग स्ट्रेटजी है। तो वो चीज़ आपको देख के चलनी है। सो दीज आर द थिंग्स आपको देख के चलना है। तो काफ़ी अच्छे नंबर से कंपनी है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।